हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। यहाँ पर हम देखेंगे कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान के प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान के अनुक्रमणिका। यहाँ पाठ का नाम, पृष्ठ क्रमांक और पाठ का क्रमांक। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार। यहाँ पर पाठ 1 था हमारा। पाठ 2 ब्रिटिश प्रशासन, नीतियाँ और प्रभाव। पाठ 3 है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष। पाठ 4 है राष्ट्रीय एकीकरण। पाठ 5 है हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य। पाठ 6 है स्थलाकृतियाँ, स्थल एवं स्थलाकृतियाँ। पाठ 7 है परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ। पाठ 12 है भारत की रक्षा व्यवस्था। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ 12 भारत की रक्षा व्यवस्था। आइए बच्चों हम देखते हैं प्रश्नोत्तर पाठ 12 भारत की रक्षा व्यवस्था। तो हमारा जो अध्याय है अध्याय 12 भारत की रक्षा व्यवस्था। यहाँ पर भारतीय रक्षा सेना के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं और उनके नाम लिखे। हमें पूछा गया प्रश्न में भारत की रक्षा सेना के प्रमुख अंग देखेंगे। इसका उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 116 पर। इसमें बताया गया भारतीय रक्षा सेना के प्रमुख 3 अंग होते हैं, उनके नाम निम्नलिखित है। एक थल सेना, नौसेना और वायुसेना। थल सेना, नौसेना और वायुसेना। थल सेना जो भारतीय थल सेना विश्व की प्रमुख या शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। भारत को अपनी सुसंगठित, सुसज्जित, अनुशासित एवं समर्पित थल सेना पर गर्व है। इस सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका सर्वोच्च अधिकारी थल सेना अध्यक्ष होता है, जिसका पद जनरल के समकक्ष होता है। इसे क्या कहेंगे हम? थल सेना कहेंगे। फिर हमारा अगला है नौसेना। तो नौसेना भारत का एक प्रायद्वीप है। इसकी सीमाएं 3 दिशाओं से जल को स्पर्श करती है। नौसेना के संगठन को 3 क्षेत्रीय कमानों में विभक्त किया गया है। जो इसके मुख्य प्रशिक्षण केंद्र है ये इस प्रकार है। पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम, पश्चिमी नौसेना कमान मुंबई और दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि। प्रत्येक कमान के अलग अलग मुख्यालय है। तो इस तरह से हमारी नौसेना है। और हमारी वायुसेना, अगली जो हमारी रक्षा सेना का अंग है वह है वायुसेना। तो वायुसेना किसी भी राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था में वायुसेना की मुख्य भूमिका महत्वपूर्ण होती है। युद्ध काल में आक्रमणकारी देश के प्रमुख सैनिक ठिकानों पर बमबारी करना है, उनका यातायात संचार तंत्र नष्ट करना वायुसेना का प्रमुख कार्य है। तो इस तरह से हमारी भारतीय रक्षा सेना के 3 प्रमुख अंग हैं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। आइए बच्चों हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। थल सेना को कितने क्षेत्रों कमान में संगठित किया गया है, इसके नाम लिखिए। थल सेना जो है उसको कितने क्षेत्रों कमान में संगठित किया गया है। देखिए थल सेना को 5 क्षेत्रों कमान में संगठित किया गया है। केंद्रीय क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र तथा दक्षिणी कमान। उन्हें 5 केंद्रीय थल सेना को 5 क्षेत्रों में, मतलब उनकी कमान जो संगठित की गई है 5 इसमें की गई है। 5 क्षेत्रों में केंद्रीय क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी तथा दक्षिणी कमान। तो इस तरह से आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। नौसेना के संगठन को कितने क्षेत्रीय कमानों में विभक्त किया गया है, उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा हमारी अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक 117। नौसेना के संगठन को 3 क्षेत्रीय कमानों में विभक्त किया गया है। जो इसके मुख्य प्रशिक्षण केंद्र भी है ये इस प्रकार है। पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम, पश्चिमी नौसेना कमान मुंबई और दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि। प्रत्येक कमान में अलग अलग अधिकारी हैं और ये अधिकारी वाइस एडमिरल पद रैंक के होते हैं। नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में। तो इस तरह से नौसेना के संगठन को 3 क्षेत्रीय कमानों में विभक्त किया गया है। ठीक है बच्चों, आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। थल सेना में सैनिक वर्ग के पदक्रम, रैंक की तालिका बनाइए। हमें क्या करना है? थल सेना में सैनिक वर्ग के पदक्रम, रैंक की हमें तालिका बनाना है। देखिए इनके पदक्रम। सबसे इन्हें जीवो अथवा गैर कमीशन रैंक भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सिपाही,
फिर उनसे बड़े अधिकारी है लांस नायक, फिर उनसे बड़े अधिकारी है नायक, फिर उनसे बड़े अधिकारी है हवलदार, इनका पद बड़ा, फिर उनसे बड़ा पद है सूबेदार का और उनसे बड़ा पद है मेजर का। सबसे बड़ा पद है थल सेना में मेजर का। देखिए मेजर, सूबेदार, हवलदार, नायक, लांस नायक और सिपाही। इस तरह से थल सेना में सैनिक वर्ग के पदक्रम रैंक की तालिका है। जैसे कि हम देखेंगे सिपाही, फिर उनसे बड़ा पद है लांस नायक, उनसे बड़ा पद है नायक का, फिर हवलदार का, सूबेदार का और फिर मेजर का। इस तरह से इनकी रैंक है। आप इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न है वायुसेना में अधिकारी वर्ग के पदक्रम रैंक की तालिका बनाइए। जो वायुसेना है उसमें वायुसेना के अधिकारी वर्ग के पदक्रम की हमको रैंक बनाना है। तो देखिए बच्चों, इसका हमने यहाँ फ्लाइंग ऑफिसर क्या होता है, वायुसेना में अधिकारी वर्ग के पदक्रम रैंक की तालिका। तो इनके क्या कैसे होते हैं, फ्लाइंग ऑफिसर सबसे पहले, फिर है फ्लाइट लेफ्टिनेंट, उसके बाद है स्क्वाड्रन लीडर, फिर उसके बाद है विंग कमांडर, फिर उनसे बड़े है ग्रुप कमांडर, फिर उनसे बड़े एयर कमांडर, फिर उनसे बड़े एयर वाइस मार्शल, फिर उनसे बड़े है एयर मार्शल और फिर उनसे बड़े है एयर चीफ मार्शल। ये वायुसेना के अधिकारियों का पदक्रम रैंक है। देखिए पहले फ्लाइंग ऑफिसर, फिर उनसे बड़ा पद है फ्लाइंग लेफ्टिनेंट का, उनसे बड़ा पद है स्क्वाड्रन लीडर का, फिर उनसे बड़ा पद है विंग कमांडर का, फिर उनसे बड़ा पद है ग्रुप कमांडर का, फिर उनसे बड़ा पद है एयर कमांडर का, फिर उनसे बड़ा पद है एयर वाइस मार्शल का, फिर उनसे बड़ा पद है एयर मार्शल का, फिर उनसे बड़ा पद है एयर चीफ मार्शल का। इस तरह से वायुसेना में सेना अधिकारी के पदक्रम रैंक है, जो हमने यहाँ पर लिख दी है। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, वायुसेना की प्रमुख कमान कौन कौन से स्थानों पर बनाई गई है, इनके मुख्य अधिकारी किस रैंक के होते हैं। देखिए वायुसेना की प्रमुख कमान कौन से स्थानों पर बनाई गई है और इनके मुख्य अधिकारी किस रैंक के होते हैं। देखिए हमें यहाँ पर दिया हुआ है, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसकी 6 प्रमुख कमान है और एक रख रखाव कमान नागपुर महाराष्ट्र में है। इनकी 6 कमान है, उसमें एक कमान का है नागपुर महाराष्ट्र में है। वायुसेना के 6 प्रमुख कमान इस प्रकार है, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, दक्षिणी, दक्षिणी पश्चिमी। इन कमानों के अलग अलग मुख्य अधिकारी है जो एयर मार्शल रैंक के होते हैं। देखिए यहाँ पर हमें वायुसेना की प्रमुख कमान कौन कौन से स्थानों पर बनाई गई है। तो प्रमुख तो भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली है और इसकी 6 प्रमुख कमान है। इसके रख रखाव हेतु एक कमान नागपुर महाराष्ट्र में है और वायुसेना के 6 प्रमुख कमान क्षेत्र इस प्रकार है, जैसे पूर्वी कहाँ पर है, शिलांग मेघालय में, पश्चिमी सुब्रोतो पार्क नई दिल्ली में और मध्य इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। फिर उसके बाद दक्षिणी तिरुवनंतपुरम केरल में है, फिर दक्षिणी पश्चिमी गांधीनगर गुजरात में, फिर प्रशिक्षण बेंगलोर कर्नाटक में। इन कमानों के अलग अलग मुख्य अधिकारी है जो एयर मार्शल रैंक के होते। तो इस तरह से वायुसेना की कमानों के स्थान बनाए गए और किस रैंक के वह हमने यहाँ पर लिख दिया है। आप इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, भारतीय सेना की संयुक्त कमान की स्थापना कब व कहाँ की गई। भारतीय सेना जो है उसकी संयुक्त कमान की स्थापना कब व कहाँ की गई। देखिए पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 118 पर इसका उत्तर मिलेगा। सन 2001 से नौसेना थल सेना की संयुक्त कमान की स्थापना निकोबार द्वीप समूह में की गई। सन 2001 में जो नौसेना थी, थल सेना की संयुक्त कमान की स्थापना कहाँ, निकोबार द्वीप समूह में की गई। इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए बच्चों। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, शांति काल में रक्षा सेनाओं का क्या योगदान होता है। शांति काल जो है उस समय रक्षा सेनाओं का क्या योगदान होता है। देखिए रक्षा सेना शांति काल में समाज सेवा के अनेक प्रकार के कार्य करती है, जैसे बाढ़, भूकंप, अन्य प्राकृतिक प्रकोपों व बड़ी दुर्घटनाओं के समय पर राहत कार्य करना। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के विभिन्न देशों में शांति स्थापित करने के कार्यों में भी भारतीय सेना ने सहायता की है। इस प्रकार सेनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि हम युद्ध व आक्रमण से देश की रक्षा के अतिरिक्त लगातार हो रही विघटनकारियों, आतंकवादी गतिविधियों का सामना भी सेना को करना पड़ता है, लेकिन शांति काल के समय रक्षा सेना
शांति काल में समाज सेवा के अनेक प्रकार के कार्य करते, जैसे बाढ़, भूकंप, अन्य प्राकृतिक प्रकोपों व बड़ी दुर्घटनाओं के समय पर राहत कार्य करना। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के विभिन्न देशों में शांति स्थापित करने के कार्य में भी भारतीय सेना ने सहायता की है। हमारी सेनाओं द्वारा कोरिया, गाजा पट्टी, लेबनान, कांगो, यमन आदि स्थानों में किए गए कार्य की भी सराहना की गई है। इस प्रकार राष्ट्र की सुरक्षा वहाँ के नागरिकों की जागरूकता, त्याग, समर्पण तथा शक्तिशाली सेना पर निर्भर है। इस तरह से शांति काल में सेनाओं का योगदान होता है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारतीय नौसेना के मुख्य युद्धपोतों के नाम लिखिए। भारतीय नौसेना जो है उसके मुख्य युद्धपोतों के नाम लिखिए। भारतीय नौसेना के प्रमुख युद्धपोत इस प्रकार हैं। देखिए, INS नीलगिरी, हिमगिरी, देवगिरी, उसके बाद है देवगिरी के बाद तारागिरी, विंध्यागिरी, देशपोत, INS गोदावरी। नौसेना में सर्वेक्षण पोत, मस्तीयान तथा वायुयान वाहक पोत है। इनके अलावा 2 जहाजी बेड़े भी है, एक पश्चिमी तथा दूसरा पूर्वी जहाज बेड़ा। ये दोनों बेड़े समुद्र में गश्त लगाते रहते हैं। भारतीय नौसेना के जो युद्धपोत है उनके हमें यहाँ पर नाम पूछे थे, देखिए जो हमने यहाँ पर लिख दिए। देखिए, नीलगिरी, हिमगिरी, देवगिरी, तारागिरी, विंध्यागिरी, देशपोत, INS गोदावरी। उसके अलावा नौसेना में सर्वेक्षण पोत, मस्तीयान तथा वायुयान वाहक पोत है। इसके अलावा 2 जहाजी बेड़े भी है, एक पश्चिमी तथा दूसरा पूर्वी जहाजी बेड़ा है। ये दोनों बेड़े समुद्र में गश्त लगाते हैं, जिसे देखिए जैसे कि कोलकाता, गोवा में शिपयार्ड और विशाखापट्टनम में जहाज बनाए जाते हैं। इसके अलावा शिपयार्डों में जलपोत, पनडुब्बियों, छोटे छोटे जलयान भी बनते हैं। तो इस तरह से भारतीय नौसेना के युद्धपोतों का नाम है। ठीक है, आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, विद्यालय में नेशनल कैडेट कोर NCC का गठन किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। विद्यालय जो है जिसमें NCC का गठन किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो देखिए, विद्यालयों में छात्र छात्राओं में अनुशासन व सैन्य अभिरुचि जागरूक करने हेतु नेशनल कैडेट कोर NCC का गठन किया गया है। इसके अलावा प्रादेशिक सेना का भी गठन किया गया। यह उन नागरिकों की सेना है जो देश की रक्षा में भाग लेना चाहते हैं। देखिए, विद्यालयों में छात्र छात्राओं अनुशासन व सैन्य अभिरुचि जागरूक करने हेतु नेशनल कैडेट कोर NCC का गठन किया जाता है। इसके अलावा प्रादेशिक सेना का भी गठन किया जाता है। यह उन नागरिकों की सेना है जो देश की रक्षा में भाग लेना चाहते हैं। अपने अवकाश के समय में 18 से 35 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी नागरिक शस्त्र प्रशिक्षण ले सकता है। उस समय क्या होगा कि युद्धकाल, संकट और विपत्ति का समय होता है, जब जो प्रशिक्षण प्राप्त नागरिक है वह उसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो इस तरह से इन्हें विद्यालयों में नेशनल कैडेट कोर NCC का गठन इस उद्देश्य से रखा जाता है कि जब हमें ज़रूरत हो उस समय हम नागरिकों की सहायता कर सकें। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे पाठ अध्याय 12 भारत की रक्षा व्यवस्था, जो कि हमारी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय राजनीति विज्ञान में पाठ अध्याय 12 भारत की रक्षा व्यवस्था। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे उत्तर अमेरिका का भौतिक स्वरूप।